मतलब ऐसा संग्राम छेड़े कि वो सीटी बजाना बंद कर दें। सीटी और मारोगे तो पीट पीट के शक्ल कैसी बन जानी है हेक्सागोनल। पहले जाओगे मोनो क्लिनिक, फिर भी इलाज नहीं होगा तो कहां जाओगे? ट्राई क्लिनिक। भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक रहेंगे हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दीवारें हम बनेंगे मां, तलवारें हम बनेंगे मां। झूले तुझको है किसने दम। दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है जो हम बना रहे हैं, ये वीडियो से आने वाले जितने भी पैसे हैं वो सारे पैसे जाएंगे एक स्टूडेंट पे जिसका नाम है उत्कर्ष ठाकुर। उत्कर्ष ठाकुर एक ऐसा स्टूडेंट है, जब वो 8 साल का था तब उसने उसके पापा को खो दिया। तो उसकी मां का एक सपना था कि बेटा तू सीए बनना और सीए बनकर मेरा नाम भी रोशन करना, मुझे प्राउड भी फील कराना और हमारी फैमिली की सिचुएशंस को अच्छे करना। उस बच्चे ने काफी मेहनत की और 8th क्लास तक बहुत अच्छा पढ़ता था, लेकिन 8th क्लास में उसकी मां जो उसके लिए जॉब करती थी वही नहीं रही। 8th क्लास में जाके उस बच्चे को ऐसा लगा कि अब मैं करूं तो किसके लिए करूं? जो मैं सीए बनना चाहता था वो मां के लिए बनना चाहता था। लेकिन उस बच्चे ने रुकने का ना सोचकर आगे बढ़ने का सोचा। ऐसी परिस्थितियों में जब ना फैमिली के पास कोई पैसे हैं ना माँ बाप है, उन परिस्थितियों में भी वो आगे बढ़ा और बहुत अच्छा स्कोर किया उसने अपनी 11th और 12th क्लास के अंदर। यहां तक कि सीए का फाउंडेशन फर्स्ट ईयर में निकाल दिया। उस बच्चे की जो कॉलेज फीस है वो पथ प्रदर्शक फाउंडेशन ऑलरेडी बियर कर चुकी है, लेकिन इसके अलावा उसकी बुक्स के एक्सपेंसेस होते हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं। वो बच्चा कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है, तो इन सारे एक्सपेंसेस को उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो निकाल पाएगा। तो धन्यवाद। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। चलिए दोस्तों, कवर करते हैं अपना टॉपिक जिसे कहते हैं सॉलिड स्टेट। ये टॉपिक मैं आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तैयार कराऊंगा ताकि कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल सके और हम अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। मैं चैप्टर को शुरू करता हूं सॉलिड स्टेट। जो भी पोर्शन निकल गया है अभी सिलेबस से उसे हम लोग इधर कवर नहीं कर रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट, सॉलिड कौन होता है? आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी सॉलिड की, लेकिन एक मेन प्रॉपर्टी होती है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो रिजिड होते हैं, वो अपनी जगह से हिलते नहीं। और जो हिलता नहीं है अपनी जगह से, जो एटम अपनी जगह पर बने रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। तो सॉलिड की एक असली डेफिनेशन, जो असली चीज बोलूं मैं एक सॉलिड के लिए, वो क्या होती है कि ये बंदे कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। तो वही सॉलिड ट्रू सॉलिड कहलाएगा जो सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन को रिटेन करके रखेंगे। अगर वो रिटेन करके नहीं रखेंगे तो हम इसे ट्रू सॉलिड नहीं कहेंगे। जैसे कि एक सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड कहते हैं क्योंकि यहां पर सारे मॉलिक्यूल्स रिजिड होते हैं, अपनी पोजीशन पर जमे रहते हैं। जबकि एक और कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड, उसे हम सच्चा सॉलिड कहते ही नहीं है, उसे हम कैसे कहते हैं? स्यूडो सॉलिड, झूठा सॉलिड का मॉलिक्यूल। क्यों झूठा सॉलिड का? क्योंकि जैसे अगर हम किसी ग्लास के टुकड़े को देखने जाए तो उसके लास्ट के जो एंड होता है, बिल्कुल कोई बहुत पुराना ग्लास हो तो देखना, जो उसका एंड होता है बॉटम के अंदर, आप देखोगे वो थोड़ा सा मोटा होता है, थिक होता है। क्यों? क्योंकि वहां एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर स्लिप कर रही होती है। यहाँ कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता ही नहीं है। जबकि यहां पर क्या होता है कि एक बंदा अपने अरेंजमेंट को बार बार रिपीट करता जाता है। ऐसी ही चीज को हम लोग क्या कह देते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो हम क्रिस्टलाइन को कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एक ऑर्डर है जो बार बार रिपीट होता जा रहा है, उसे हमने क्या नाम दिया? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जैसे ये ले लीजिए क्यूब। इस क्यूब में आप देख रहे होंगे कि ये एक छोटा सा क्यूब है, ये वाला। और इस क्यूब को अगर मैं रिपीट करता चला जाऊं तो आई विल बी एबल टू जनरेट द एंटायर क्रिस्टल। उसी को हम कहते हैं कैसे? क्रिस्टलाइन। चाहे छोटे से रिपीटिंग यूनिट को अगर रिपीट कर रहा जाए तो एंटायर क्रिस्टल जनरेट हो जाए। दोस्तों, इसी बात को लेकर तो घर बनाया जाता है। घर के अंदर एक ब्रिक होती है, एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक रखते जाते हो, पूरा घर बन जाता है। तो मैं बोलूं घर की यूनिट सेल क्या है तो आप बोलोगे ब्रिक है। यूनिट सेल का मतलब क्या है?
यूनिट सेल का मतलब यह है कि एक ऐसा अरेंजमेंट जो स्मॉलेस्ट हो, और ना कि सिर्फ स्मॉलेस्ट हो बल्कि रिपीटिंग भी हो। तो ये दोनों ही कंडीशन अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बंदा स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए और बंदा रिपीटिंग भी होना चाहिए। मतलब एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट पकड़ो जिसको अगर आप रिपीट करते जाओ देन यू विल बी एबल टू जनरेट दी एंटायर क्रिस्टल। तो आप पूरे के पूरे क्रिस्टल को जनरेट कर पाए। जैसे आप ये देखिए, अगर मैं इसको ले लूं, इसको अगर इसको पूरे में रिपीट करूं तो 3 डायमेंशनल पे ग्रो करने पे मुझे एंटायर क्रिस्टल जनरेट हो जाएगा, और जो मुझे एंटायर क्रिस्टल जनरेट होता हुआ दिखता है उसे मैं कहता हूं लैटिस। 3 डायमेंशनल पे एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम कहते हैं लैटिस बन गया। एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को आप रिपीट कैसे करोगे? कुछ पॉइंट से, कुछ स्पेयर्स से, जो कि आप रिपीट कर रहे हो उसी से क्या बन जाता है? वो लैटिस बन जाता है। तो भाई लैटिस, क्रिस्टल लैटिस इज वेरी इजी। आपने बोला कि क्रिस्टल लैटिस है क्या? क्रिस्टल लैटिस वो है जिसको एक यूनिट सेल को अगर हम बहुत बार रिपीट करें तो हमें जो मिल जाए अरेंजमेंट, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल का लैटिस कहते हैं। ठीक है, अब मैंने ये जाना कि यूनिट सेल चीज क्या है, यूनिट सेल होता क्या है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं, मैंने एक बात आपसे बोली कि यूनिट सेल एक ऐसा अरेंजमेंट है कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग अरेंजमेंट है, जिसे अगर मैं बार बार रिपीट करता जाऊं तो मुझे पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो? यार ये मैंने एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया, इसमें एक आपको ये पॉइंट दिख रहा है, एक आपको ये दिख रहा है और एक आपको ये दिख रहा है। मुझे आप ये बताइए कि इन तीनों में से कौन सा बंदा ऐसा होगा जिसे आप यूनिट सेल कहेंगे? सर स्मॉलेस्ट, दिस वन। अगर इसको लिया और रिपीट करें तो हम पूरा क्रिस्टल जनरेट कर सकते हैं। वाह मेरे लाल, बिल्कुल तुमने सही बोला, है ना? बिल्कुल सही बोला। और तुम बोल भी रहे हो कि ये स्मॉलेस्ट है। तो देखो मेरी बात सुनना, ये बॉल है, इसको रिपीट कर रहा हूं, है ना? अब यार अगली बॉल को ऐसे भी तो लगा सकता हूं, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब एक बात बता, क्या ये क्रिस्टल सेम है? क्या इनके बीच के गैप्स भी देखो सेम दिख रहे हैं? नहीं, नहीं और बिल्कुल नहीं। ये क्रिस्टल और ये क्रिस्टल बिल्कुल भी सेम नहीं है और बिल्कुल अलग है। मतलब अगर मैं इसके सर के ऊपर रखूंगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, और अगर इसके बीच के गैप्स में भर रहा हूं तो वो बन जाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट भले ही है बट रिपीटिंग कतई नहीं है। तो हमें दोनों चीज चाहिए, स्मॉलेस्ट भी चाहिए और रिपीटिंग भी चाहिए। मतलब जैसे रिपीट करने पे पूरा क्रिस्टल मिल जाए। तो अब 2 स्ट्रक्चर है, एक ये और 1 वाला जो है वो रिपीटिंग है, नो डाउट। ये जो स्ट्रक्चर है कैसा है? रिपीटिंग, नो डाउट है। लेकिन एक बात है कि स्मॉलेस्ट नहीं है। इससे बढ़िया आप इसको लें, और जब आप इसको रिपीट करेंगे देन यू विल बी एबल टू जनरेट दी एंटायर क्रिस्टल। बट क्या ऐसा ही यहां ट्रू होगा? देखो एक तो हमने यहां पे हटा ही दिया, एक तो अब कैसे होगा? या तो व्हाइट होगा या रेड होगा। तो आप व्हाइट को रिपीट करें या फिर आप रेड को रिपीट करें तो फिर वो बनेगा ही नहीं। एक एटम तो हटा दिया। अब एक अंदर वाला है ना स्क्वायर और एक बाहर वाला स्क्वायर, किसको पकड़े? सर अंदर वाले ही पकड़ेंगे। अब ये भी तो समझा है, देखो आपको समझाता हूं। अगर आप गलती से भी अंदर वाले को पकड़ लेते हैं इसमें, तो आप देखिए अंदर वाले में क्या था? 2 वाइट एंड थे ऐसे, ये जो कॉर्नर थे ये 2 वाइट एंड थे ये वाले, और ये कॉर्नर के कैसे थे? रेड एंड थे। तो अब सेम को ही बार बार रिपीट करना है। आपने जब इसी को कॉपी पेस्ट किया तो देखिए ऐसा कुछ बन गया, रेड और व्हाइट की मिली जुली बॉल बन गई। तो भाई साहब ये यूनिट सेल नहीं है, जबकि देखो पहले वाले में उसको रिपीट करने पे पूरा क्रिस्टल बन जा रहा था, तो वो यूनिट सेल है। तो समझ गए ना यूनिट सेल का फंडा क्या है? द यूनिट सेल इज वन विच इज स्मॉलेस्ट रिपीटिंग अरेंजमेंट। एक ऐसा अरेंजमेंट जो स्मॉलेस्ट भी हो और रिपीटिंग भी हो, जिसे जब आप रिपीट करो तो देन यू विल बी एबल टू जनरेट द एंटायर क्रिस्टल। एक यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए 3 डायमेंशन में अगर आपको डिफाइन करना है तो उसकी कुछ एजेस बताएंगे कि कैसी शेप का होगा। भाई टिल्ट हो रहा है, स्ट्रेट है, क्यूब है, हेक्सागन है, जो कुछ भी है, तो वो या तो उसकी एजेस बताएंगे जिसे आप ए बी और सी से बोल रहे हो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, या उसके बीच के जो फेसेस के एंगल है,
इंटरफेशियल एंगल, वो बताएंगे। तो भाई साहब मतलब ये दो चीजें हैं जो कैरेक्टराइज करती हैं, एक तो एज लेंथ और एक इंटरफेशियल एंगल। तो 3 एज लेंथ एंड 3 एंगल बिटवीन दी एजेस, ये क्या कैरेक्टराइज करेंगे हमारे यूनिट सेल को, कि हमारी यूनिट सेल कितनी वैरायटी के पॉसिबल है। यूं तो उसके स्ट्रक्चर हमारी जो बुक होती है, जो बोर्ड्स की बुक आती है, वो एक एक स्ट्रक्चर बना बना के दिखाती है, बट ना आपको याद हो सकता ना मुझे याद हो सकता। इवन आप देखिए कि नीट के इस साल के एग्जाम के अंदर भी एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। आईआईटी ने कई बार पूछा और बोर्ड्स तो पूछता ही पूछता है, तो यार उसको याद कैसे रखा जाए। तो उसे याद रखने की मेरे पास एक सिंपल सी ट्रिक है, वही ट्रिक मैं आप लोगों को दे देता हूं। ये देखिए, ध्यान से देखना। मान के चल लो, है ना, पहले तो हम यहां पर कुछ चीजें लिख दें। यहां पर लिख देता हूं क्रिस्टल, यहां पर लिख दूं एज लेंथ। आज मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं इसके नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। एज लेंथ, इंटर फेशियल एंगल, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा, और यहां पे ए बी और सी। याद रखना, मैं एक धमकी से याद कराता हूं, बेस्ट टेक्निक है आपकी, क्योंकि इससे आपको 14 ब्रेविस लेटिस याद रखने में भी मदद होगा, इंटरफेशियल एंगल और एज लेंथ में भी बड़ा हेल्पफुल रहेगी। क्या है धमकी? जो लोग सड़क छाप होते हैं और सड़कों पर सीटी बजा बजाकर लोगों को परेशान करते हैं, मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग उनके लिए संग्राम छेड़ दें। आप सभी लोग उनके लिए मतलब ऐसा संग्राम छेड़ें कि वो सीटी बजाना बंद कर दें। इसीलिए मैं आपको एक धमकी सिखाता हूं कि अगली बार से अगर वो कभी सीटी बजाने की कोशिश करे तो आप धमकी दे देना। धमकी क्या होगी? सीटी और मारोगे तो आपकी पीट पीट के कैसी शक्ल बना दी जाएगी? हेक्सागोनल। तो बेटा फिर भी आपका इलाज नहीं होगा, है ना। तो इलाज कराने के लिए पहले जाओगे एक क्लिनिक, मोनोक्लिनिक, फिर भी आपका इलाज नहीं होगा तो आपको कहां जाना पड़ेगा? ट्राई क्लिनिक, 3 क्लिनिक। तो सीटी और मारोगे तो पीट पीट के शक्ल कैसी बन जानी है? हेक्सागोनल। और पहले जाओगे मोनोक्लिनिक, फिर भी इलाज नहीं होगा तो कहां जाओगे? ट्राई क्लिनिक। अब बच्चों यहां से बात सुनना, सी माने क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थो, रोम्बिक, रोम्बो, हेड्रल। ये तो सर मैं वैसे भी कर लेता, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, कई सर लोग बताते हैं एचएमटी वेचएमटी करके, लेकिन इसका एक और फायदा भी है। अब देखना, अब आपको एज लेंथ भी याद हो जाएंगे। पहले एक काम करना, जब बंदा ट्राई क्लिनिक में जाता है, मतलब 3 क्लिनिक में घूम रहा होता है, तो उसका इलाज वैसे ही नहीं हो सकता है। मैं आपको सिखाता हूं, यानी कि सब कुछ टूटा फूटा है। यहां क्या? A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C है, और अल्फा बीटा गामा को हम लोग कंपैरिजन करेंगे 90 से, तो कुछ भी इक्वल नहीं है। हो गया काम। तो ये तो हो गया मेरे पास कौन? ट्राई क्लिनिक। आप गौर से देखियो अगले वाले, A इज इक्वल टू B, सबको पहले ऐसे ही लिख दे, फिर सबको पहले ऐसे ही लिख देते हैं, फिर सीखते हैं कैसे करेंगे। सबको A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C कर दिया। सर सारे बराबर है? अरे नहीं भैया, सारे बराबर नहीं है। अब देखना, पहले पैटर्न देखना कि हम पैटर्न क्या करने वाले हैं, फिर मैं करवा दूंगा। पहले सब सही, फिर लास्ट से एक खराब करियो, फिर 2 खराब करियो, है ना, फिर सब सही कर दियो, फिर लास्ट से एक खराब, फिर 2 खराब। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। देखिए, पहले सब सही, फिर लास्ट से एक खराब कर दियो, फिर क्या करियो? 2 खराब कर दियो, फिर सब सही, फिर 1 खराब करियो, फिर 2 खराब कर दियो। जैसे कि दिखाता हूं तुझे, सब सही, 1 खराब, 2 खराब, फिर सब सही, फिर 1 खराब, फिर 2 खराब। हो गए ये सब यार, राइट। अब देखना अल्फा बीटा गामा का, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसको कैसे याद रखें गुरुजी? तो देखो गुरुजी, इसको ऐसे याद रखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बराबर 90। इसी चीज को 3 बार रिपीट कर देना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, फिर
नॉट इक्वल टू 90। अब हेक्सागन के बारे में तो गांव का बच्चा जानता है कि भैया एक हेक्सागन कैसा होता है, कुछ ऐसा। मतलब अगर आप यहां पे देखोगे तो एक एंगल होता है 120 का और बाकी जो दो एंगल है वो कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। तो देखना यहां पे मैं कैसे याद कराऊंगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बराबर 90 और गामा इज इक्वल टू 120। हो गया क्लास। अब सुन, गामा को उचकाकर इधर फेंक और बीटा को उधर ले जा। गामा और बीटा का ट्रांसफर कराना है, अल्फा इज इक्वल टू गामा बराबर 90। अच्छा बीटा नॉट इक्वल टू 90 तो 120 नहीं है, 120 तो किसका होता है, हेक्सागन का होता है, इसलिए नहीं है। तो ये क्या होगा, बीटा नॉट इक्वल टू 90। देखिए ये आपको सारे याद हो गए। अगर इससे क्वेश्चन आया तो फोड़ के फेंक देना, क्या कर देना, फोड़ देना। आप में से कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं सर अब बहुत लेट हो गया, अब आईआईटी नहीं निकलेगी। मैं आप लोगों को बता दूं अभी भी पूरा मौका है आईआईटी निकलने का। एक मेरी स्टूडेंट रही है पिछले साल सुपर 30 की, जिसका नाम था खुशबू, और उसकी परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में थी 30 परसेंटाइल। सोच सकते हो 30 परसेंटाइल। अपनी क्लास में सबसे आखिरी नंबर पे आती, सबसे आखिरी पे। 30 बच्चे हैं तो 30 में से सबसे लास्ट में। दिसंबर के टाइम पे उसे कॉल आता है और उसे कॉल में पता चलता है कि उसके पापा कोविड सिचुएशन में नहीं रहे। 7 दिन के लिए गई, उसके बाद वापस आई और वापस आके ऐसी पढ़ाई की कि उसे किसी ने रात को सोते हुए देखा ही नहीं। बेंच पे बैठती थी, वहीं पढ़ती थी, वहीं सो जाती थी। फिलहाल मेरे पास कल या परसों में उसका मैसेज आया कि सर मुझे आईआईटी खड़गपुर मिल रहा है। तो दोस्तों किस्मत बदलने के लिए एक आदमी चाहिए, वो आप खुद, इसके अलावा और कोई नहीं। खैर अब मैं आगे बढ़ाता हूं और मैं आगे से आपको ये वाली बात और बताता हूं। देखो ये तो हमने आपके 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम देख लिए। इन क्रिस्टल सिस्टम्स में भी एटम्स को अरेंज करने के डिफरेंट पैटर्न्स भी हैं। अच्छा वो क्या पैटर्न है, या तो सारे एटम कॉर्नर में हो जाए, या सारे एटम कॉर्नर में एक मिडिल में हो जाए, या सारे एटम कॉर्नर में और बाकी सारे एटम फेसेस पे हो जाए, या सारे एटम कॉर्नर में और 2 एटम फेसेस पे हो जाए। इनके नाम भी होते हैं। अच्छा आप ये ना टेंशन लें कि ये क्या है, क्योंकि हम इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बस नाम बता रहा हूं। इसको कहते हैं प्रिमिटिव, इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। मैं पढ़ाऊंगा भी इसी तरीके से तो तुम्हें क्रम भी याद रहेगा। बॉडी सेंटर्ड, और इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड, और इसको कहते हैं बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड, और बेस सेंटर्ड। मतलब क्या है, एक में सारे एटम कॉर्नर में, दूसरे के अंदर सारे एटम कॉर्नर में, और क्या है मतलब एक बॉडी के बीच में, तीसरा फेस है और चौथा है एंड सेंटर या बेस सेंटर। याद भी अभी के लिए ऐसा रख सकते हो कि एक के बाद दूसरा क्या है कि एक प्रिमिटिव टाइप का इंसान था। प्रिमिटिव मतलब पुराने जमाने का, बॉडी बना के फेशियल करा के कहां गया, दुनिया के दूसरे एंड पे गया। ठीक है, तो ये अभी के लिए याद रखो कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। अब सुनना, याद रखने की टेक्निक वापस से हमारे पास वही ट्रिक है हमारी, कौन कौन सी, सीटी और मारोगे तो, सीटी और मारोगे तो पीट कर शेप बन जाएगी हेक्सागोनल। पहला बंदा कहां गया था, मोनोक्लिनिक, फिर ट्राइक्लिनिक। अब ध्यान से देखियो, सी माने क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थो, रोम्बिक, रोम्बो, हेड्रल। अब याद रखने की टेक्निक बताता हूं। पहले प्रिमिटिव लिखा, फिर बॉडी बनाई, फेशियल कराया और एंड पे चला गया। अब देखो इसे याद करने की टेक्निक कितनी आसान है। अनिल कपूर क्या करता है, 1 2 का 4, 4 2 का 1। आप क्या करो, उससे थोड़े से आगे निकलो, आप बोलो 3, बस 1 2 के बदले इधर लिख दो 3, 2 का 4 एंड सेकेंड लास्ट का लास्ट
क्या लिखोगे? 3 2 का 4 एंड सेकंड लास्ट का लास्ट, खत्म हो गया। सारे प्रिमिटिव होते हैं, सारे जन प्रिमिटिव दिखाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। पहले वाला 3 तरह के दिखाएगा तो हम पढ़ेंगे भी 3 ही, हमारे सिलेबस में ही 3 ही रहेंगे। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर हम पढ़ते ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं सिलेबस में। फिर क्या है? 3 2, ये 2 लोग दिखाएगा, देखिए 2 गिनगे, और 4 1 2 3 4, 3 2 का 4 एंड सेकंड लास्ट का लास्ट, ये है सेकंड लास्ट, इसका लास्ट ये। अगर अब मैं बात करूं तो बाकी लोग नहीं दिखाते हैं। ये ऐसे 14 स्ट्रक्चर बने जिन्हें हम बोलते हैं 14 ब्रेविस लैटिस। क्या कहते हैं? 14 ब्रेविस लैटिस। आप गिन लीजिए 1 2 3, देखिए गिन के दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा कौन है जो चारों तरह के लेता है? ऑर्थोरोम्बिक। मुझे बताइए कि एंड सेंटर किस किस के होते हैं? कोई बोलेगा यार मोनोक्लिनिक का होता है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक तो देखो सब में ही आएगा। कोई बोले बताइए फेस सेंटर किसका होगा? भैया ऑर्थोरोम्बिक और क्यूबिक का। कोई बोले बताइए बॉडी सेंटर किनके होते हैं? भैया इन तीनों के होते हैं। तो इसी तरीके से आपसे घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और आप लोग बड़े आराम से उसका जवाब दे दोगे। मुझे लगता है अब तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि इस वीडियो से आने वाली जो भी कमाई है, हम लोग कुछ ऐड ज्यादा नहीं दिखाएंगे, एक वीडियो के इनिशियल में, एक वीडियो के फाइनल में आपको 2 ऐड दिखेंगे। तो इस वीडियो से आने वाली जितनी भी कमाई है वो पढ़ने में मदद करे उत्कर्ष ठाकुर की, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से डेडिकेट किया गया है उत्कर्ष ठाकुर को, जो एक स्टूडेंट है और जिसने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया है। उसकी उम्मीद बनिए, उसका सहारा बनिए, और इससे बड़ी देश सेवा और कुछ हो नहीं सकती। जय हिंद।